नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बायोगुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं सुम त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे आगाज बैच के लेक्चर नंबर 47 पर। और इसके पहले जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है ये 13 यानी 13वां वीडियो आपके पास है। पिछली वाली क्लास अपनी यहीं तक रुक गई थी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम किस तरह से होता है। तो हमने आपको ये बताया था कि जो ह्यूमन का ओवम है, ओवम माने फीमेल में जो ओवम बनेगा, सबसे पहली बात तो वो अलेसिथल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलेसिथल? तो अलेसिथल बताता है कि हैविंग लीस्ट अमाउंट ऑफ योग। योग का मतलब होता है, अगर कोई अंडा जो है आपने देखा होगा तो उसके बीच में जो येलो कलर वाला पार्ट होता है उसको योग कहा जाता है। तो अगर किसी एग में योग मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है यानी बहुत कम है तो उसको हम कहते हैं अलेसिथल टाइप का। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। यानी अगर ओवम की बात करेंगे तो ओवम 3 लेयर से मिलकर बना होता है। यानी आप ये कह सकते हैं इट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर। ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि वो 3 लेयर कौन कौन से हैं तो बताएं कौन कौन से हो जाएंगे। बिल्कुल, पहला जो है यहां पर देखेंगे कोरोना रेडिएटा। 3 लेयर कौन कौन से है तो नंबर ए में बना लीजिएगा या ऐसे ही कोरोना रेडिएटा। ये याद रखिएगा, कोरोना रेडिएटा इसमें लेयर होती है। ये कोरोना रेडिएटा की लेयर। अच्छा, कोरोना रेडिएटा की लेयर के बारे में ध्यान रखिएगा कि कब बनता है तो फॉर्म बाई कब बनेगा भैया? इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। जो ग्रैनुलोसा सेल्स की सबसे अंदर वाली लेयर होगी वही क्या बनाएगी? कोरोना रेडिएटा की लेयर को बनाने में मदद करेगी। बोलिए आगे बढ़े। दूसरी हेडिंग बना लीजिएगा। यही कह सकते हैं कि दूसरी जो लेयर इसमें होगी उसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। अब ये जोना पेलुसिडा की लेयर किस तरह से होती है तो आप कहेंगे ये नॉन सेलुलर लेयर है। नॉन सेलुलर लेयर होती है। कैसी लेयर है भैया? नॉन सेलुलर लेयर है। यानी और क्या होगी? ये बनी किसकी होगी? ग्लाइकोप्रोटीन की। ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। जोना पेलुसिडा की लेयर को और एनिमल में क्या कहा जाता है तो आपने ध्यान रखेगा, इन अदर एनिमल और जो एनिमल रहेंगे उनमें इस लेयर को क्या कहेंगे? कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? विटेलाइन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होगी? विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी। और तीसरी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। 3 आप यहां पर ध्यान रखिएगा, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए और ओवम के बारे में कुछ जानकारियां। क्या कि जो साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम इज कॉल्ड ooplazm। ध्यान रखिएगा, क्या जो साइटोप्लाज्म हम नॉर्मल सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम ये क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे सर ये ooplazm कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये ooplazm कहलाएगा। ठीक है।
while plasma membrane is called ulema, while ध्यान रखिएगा, while plasma membrane is called उलेमा। क्या कहलाएगा भैया? ये उलेमा कहलाएगा। जैसे अगर नॉर्मल कोई सेल हम देखते हैं तो जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसमें साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन ओवम के केस में भले ही ये सेल है लेकिन ये नाम नहीं देते, नाम यहां बदल देता है, साइटोप्लाज्म को उप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उलेमा के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, एक लाइन और लिख लीजिएगा। इनमें जो लार्ज न्यूक्लियस होता है तो ये ध्यान रखिएगा, लार्ज न्यूक्लियस इज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल। ये क्या कहलाएगा? जर्मिनल वेसिकल्स के नाम से जाना जाएगा। हाँ या ना? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जहां तक अभी बताया उसको कंप्लीटली अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बढ़े, बिल्कुल। अब बेहतरीन एक एक पॉइंट आपको जो है स्पष्ट होता चला जाएगा। इसको हटा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में जितनी जानकारी थी आपके साथ मैंने साझा की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो एक हेडिंग बनाइएगा, इंसेमिनेशन। आपसे पूछा जाता है कि इंसेमिनेशन क्या है सर, तो इंसेमिनेशन यदि क्वेश्चन आए तो क्या जवाब लगाएंगे? चलिएगा देखिएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंसेमिनेशन? तो आप ध्यान दें कि ट्रांसफर ऑफ सीमन, बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ सीमन ऐसे लिखिएगा, ट्रांसफर ऑफ into female reproductive tract उसको क्या कहेंगे भैया? is called insemination। उसी को क्या कह दिया जाएगा? इंसेमिनेशन कह दिया जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि सर इंसेमिनेशन होगा कब, तो इसके लिए एक अलग लाइन लिख लीजिएगा। इट अकर्स at the end of क्वाइटस। कब होगा भैया? ये क्वाइटस के टाइम पे होगा, मतलब सेक्सुअल, ये जब सीमेन, इंसेमिनेशन कब होगा? जब सीमेन मेल के बॉडी से बाहर निकलने वाला होगा तब। क्वाइटस बाय द प्रोसेस ऑफ किसकी प्रोसेस के बाद? बाय द प्रोसेस ऑफ इजाकुलेशन। इजाकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म पास आउट थ्रू द मेल बॉडी। अब जितनी बार इजाकुलेशन है, जितनी बार सीमेन निकलेगा, ध्यान रखिएगा, इन ईच इजाकुलेशन सीमेन कंटेन, अच्छा सीमेन का मतलब आप पीछे पढ़ चुके हैं, सीमेन का मतलब होता है स्पर्म
और जेमाइनल प्लाज्मा। और जेमाइनल प्लाज्मा क्या है? जो मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनसे जो सिक्रीशन निकल रहा है, जो सिक्रेटरी मटेरियल निकलेगा, उसी को आप कहेंगे सीमेन। तो ये कंटेन 200 से 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है, बट ओनली few thousand reach up to फैलोपियन ट्यूब। यानी उनमें से जैसे 200 से 300 मिलियन का ऐसा मतलब नहीं कि पूरे के पूरे में स्पर्म जो है आगे चला, नहीं। 60% जो स्पर्म होंगे वो पूरी तरीके से क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी सारी कैपेसिटी उनमें होगी। लेकिन जो 40% स्पर्म होते, जो 60% होते हैं, जो ज्यादा नंबर में होते हैं, हृष्ट-पुष्ट होते हैं, वेल मेंटेन होते हैं, उन स्पर्म का काम फर्टिलाइजेशन में नहीं होता। लेकिन जो 40% और स्पर्म बचेंगे उनमें मोर्टेलिटी पाई जाती है। जिन स्पर्म में मोर्टेलिटी होगी वही स्पर्म फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वही काम के रह जाएंगे, बाकी सब तो गधों की तरह रहेंगे। बात समझ में आई, हाँ या ना? तो ये बात हो गई आपके इंसेमिनेशन की। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि सर बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखेगा तो तीसरे में आप बताएंगे फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिएगा तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट and formation of zygote is called, क्या कहेंगे इसको? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या हुआ? मेल और फीमेल के जो गैमीट हैं वो एक साथ मिलेंगे और जाइगोट बनाएंगे, यानी मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, ये दोनों एक साथ कंबाइंड होंगे। कहां? फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए कहां होगा तो बताएंगे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में ना, फर्टिलाइजेशन। फिर आगे इसी के लिए लिख दे रहा हूं क्या कि इट अकर्स, ऐसे लिखेगा, इट अकर्स, कौन सा? फर्टिलाइजेशन का पार्ट। इट अकर्स इन द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ऐसा होगा, हाँ या ना? समझ में आया? पक्का? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो हम अगले वाले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन के बाद बात करेंगे कैपेसिटेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेशन? हटा दें इसको, जहां ना समझ में आए वहां बताइएगा। मैंने आपसे बता दिया कि एक इजाकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं, जिसमें केवल 40% स्पर्म मोटाइल होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करता है और प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अब एक बात आती है कैपेसिटेशन की, तो एक अगली हेडिंग बनाइएगा, कैपेसिटेशन।
एक हेडिंग बनाइएगा कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन हेडिंग बनाइएगा कैपेसिटेशन, ये हो जाएगा कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, जब आपसे कैपेसिटेशन पूछें तो क्या जवाब लगाएंगे बताइए? तो आप कहेंगे, देखिए कैपेसिटेशन का मतलब क्षमतायन। मैं पहले ही बता देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेशन। दरअसल स्पर्म को कितना टाइम लगेगा एक ओवम को फर्टिलाइज करने में, तो ये यानी जितने टाइम में स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा वही उसकी क्षमतायन कहलाएगी, यानी कैपेसिटेशन कहलाएगी, यानी कैपेसिटी से रिलेटेड है ये। तो यहां पर लिखिएगा रिमूविंग लेयर ऑफ जेमाइनल प्लाज्मा, किसके लेयर को भैया? जेमाइनल प्लाज्मा प्रेजेंट ओवर स्पर्म, प्रेजेंट ओवर स्पर्म, यानी जेमाइनल प्लाज्मा की लेयर को रिमूव करना है स्पर्म के ऊपर जो प्रेजेंट है, एंड मेकिंग स्पर्म कैपेबल, एंड मेकिंग स्पर्म, और स्पर्म को इतना क्षमतावान भी बनाना है, कैपेबल टू फर्टिलाइज द to fertilize is called capacitation, कैपेसिटेशन, ये क्या कहला दिया जाएगा? कैपेसिटेशन। समझ में आई भैया बात? एंड इट इज डन बाई, और ये कैसे डन होगा? आगे लिखिएगा इट इज डन बाई secretion of फीमेल, किसके सिक्रेशन से ये होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक as a result a receptor present on become exposed, result receptor present on become exposed, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हार्मोन्स जो स्पर्म निकालेगा उसकी वजह से भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी स्पर्म कुछ हार्मोन्स निकालता है। कौन कौन से? हाइलुरोनिडेज, कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम और एक्रोसिन। हाइलुरोनिडेज, कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम और एक्रोसिन। तो ये जो हाइलुरोनिडेज है हाइलुरॉन की लेयर को रप्चर करता है पहले, फिर उसके बाद कोरोना रेडिएटा की लेयर जो ओवम पे होगी, और एक्रोसिन हार्मोन्स क्या करता है? जो स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम था उसके लेयर को डिसॉल्व करके जेनेटिक मटेरियल, यानी ये कह सकते हैं कि स्पर्म का जो डीएनए है वो ट्रांसफर कर देता है फीमेल के ओवम में। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक ओवम केवल एक स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकती है, यानी ढेर सारे स्पर्म उसके पास जाएं लेकिन जो पहले पहुंचेगा
उसी से वो फर्टिलाइज हो जाएगी। और एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो दोबारा वो फर्टिलाइज नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए इतना नोट कर लीजिएगा। और अब बात करेंगे अगली वाली क्लास में फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट की, यानी कि आगे ऐसे लिख देते हैं एंड नोट में फर्टिलाइजेशन, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अभी ब्लास्टोसिस्ट क्या है ये अगले टर्म पर बताएंगे, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून अगेन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।